नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-30। तो हमें ये समझना है कि ये ग्रेट डिप्रेशन एक्चुअली था क्या और 1929-30 में ही ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ एक ही बार आया है। बाकी बहुत बार रिसेशन तो आया है, लेकिन डिप्रेशन नहीं आया है। डिप्रेशन सिर्फ एक ही बार आया है 1929-30 में। और ये शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था ये यूएस से। लेकिन यूएस के बाद ये बाकी यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये स्प्रेड कर गया था। लेकिन सिर्फ एकमात्र यूएसएसआर ऐसा एक देश था जहां पे ग्रेट डिप्रेशन का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। और वो भी हम समझेंगे इस लेक्चर में कि यूएसएसआर की इकोनॉमी में ऐसा क्या खास बात था जिसके वजह से ग्रेट डिप्रेशन उसको टच भी नहीं कर पाया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये समझना है कि ग्रेट डिप्रेशन एक्चुअली है क्या। अब देखिए, ग्रेट डिप्रेशन में या फिर इकोनॉमी में ये एक साइकिल होता है। डिप्रेशन इज द मैक्सिमम और पीक स्टेज ऑफ स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये एक ऐसा कंडीशन हो जाता है जहां पे सब कुछ प्रेजेंट रहता है, जैसे कि जो मशीनरीज, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो प्रेजेंट रहता है, जो वर्कर्स वो प्रेजेंट रहता है, जो कंज्यूमर वो प्रेजेंट रहता है, सब कुछ प्रेजेंट रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं होता है, तो जिसके वजह से फैक्ट्री बंद हो जाता है। और ये जैसे कि शुरू में ही हमने एक पिक्चर दिखाया था कि सारी फैक्ट्री बंद होके पड़ा हुआ है, और किसी भी दुकान के सामने या फिर किसी भी फैक्ट्री के सामने लोगों ने लाइन लगा के खड़ा हुआ है फॉर वन वर्क, वन सैलरी, वन वेज। ये सारे बहुत ही कॉमन पिक्चर था उस टाइम पे। तो इसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एंड दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, आप लोगों को तो पता होगा इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखें तो इसमें मेनली 4 पॉइंट आता है। एक होता है लैंड। तो जो लैंड दे रहा है उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? रेंट। कैपिटल, जो कैपिटल दे रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि बैंक हो गया या फिर जो लेंडर हो गए, तो वो कैपिटल के बदले में उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है इंटरेस्ट। जो लेबर होता है, जो लेबर काम करते हैं, उसको मिलता है वेजेस और सैलरी। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो इस फैक्ट्री को चला रहा है, वो इसके बदले में क्या मिलता है? उसको प्रॉफिट। तो ये सब कुछ को मिला के हो जाता है कॉस्ट प्राइस, और इसी के साथ इनडायरेक्ट टैक्स अगर ऐड हो जाता है तो बन जाता है वो मार्केट प्राइस। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, ये जो इनकम हो रहा है, दैट एक्चुअली क्रिएट्स द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इन द मार्केट। Now, out of all these things, it is the labor, it is the labor which creates the maximum purchasing power। क्योंकि देखिए, जो कैपिटलिस्ट होते हैं उसके नंबर कितने होते हैं? उसके नंबर बहुत ही कम होते हैं। इन एंटायर सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा लोग कौन होते हैं? जो वर्कर्स होते हैं वो लोग। तो एक्चुअल परचेजिंग पावर, इकोनॉमी के एक्चुअल परचेजिंग पावर डिपेंड करता है कि उनके वेजेस या उनके इनकम के ऊपर, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब हुआ ये कि 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में पहली बार। इसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये फैलने लगा, एंड देन इट अराइव्ड इन यूएस ऑल्सो। तो यूएस में भी 1865 के बाद जब सिविल वॉर खत्म हुआ, उसके बाद रैपिड डेवलपमेंट होने लगा, बोथ इन द नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स एज वेल एज इन द साउदर्न अमेरिकन स्टेट्स। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 से 1918 तक, तो अमेरिकन वेपन्स का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया था कि अमेरिकन इन आर्म्स इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डेवलप कर गया था। तो पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक्स पे आएंगे। तो देखिए, बहुत दिनों से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और बहुत सारी फैक्ट्री बन रही थी, बहुत सारे कंपनी एस्टेब्लिश हो रहा था। अब सोचो कि लैंड, द अमाउंट ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, राइट। तो जैसे जैसे फैक्ट्री एस्टेब्लिश होता जा रहा है, लैंड ऑक्यूपाई होता जा रहा है, तो लैंड का अमाउंट तो कम होता जाएगा। सो रेंट विल इंक्रीज, राइट। डे बाय डे रेंट कभी कम नहीं होगा, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगा रेंट बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे फैक्ट्री और एस्टेब्लिश होता जा रहा है, और भी बिजनेस एस्टेब्लिश होता जा रहा है, तो इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है ना। लेबर को हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो फैक्ट्री के ओनर है, वो अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाना चाहेगा। लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस है, प्राइस को ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मार्केट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और कोई भी कंपनी अपने प्राइस, कमोडिटी के प्राइस बढ़ा देगा तो उसके सेल कम हो जाएगा। तो अगर 4 में से 3 फैक्टर बढ़ रहा है और कॉस्ट प्राइस को सेम रखना है, तो फिर एक ही उपाय है, जो वेजेस है या सैलरी है
इसको घटाना, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। दैट ऑल्सो फुलफिल्स द क्राइटेरिया दैट द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, सो द नंबर ऑफ लेबर्स वर ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो मोर द नंबर ऑफ लेबर्स लेसर वॉज द वेजेस। तो ये चीज होता चला जा रहा था बहुत सालों से। तो देखिए क्या होता है कि सवाल आता है कि एक 1930 में आकर के ही डिप्रेशन क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक बकेट में अगर आप पानी भरते रहो, ठीक है ना, एक नल से एक बकेट में पानी भरते रहो, तो ऐसा तो नहीं कि शुरू से ही बकेट से पानी ओवरफ्लो होगा। द बकेट विल गेट फिल्ड अप ओनली व्हेन द बकेट विल बी सैचुरेटेड, ओनली देन देयर विल बी ओवरफ्लो। तो इकोनॉमी के लिए भी कुछ ऐसा ही माना जाता है कि इतने दिनों से ये जो कंडीशंस चल रहा था, तो दैट बकेट वाज गेटिंग फिल्ड अप। द मोमेंट इन 1929-30 द इकोनॉमी गॉट सैचुरेटेड, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गॉट सैचुरेटेड। अब लोगों की परचेजिंग पावर इतना कम हो गया था जिसके वजह से ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया था। देखिए यहाँ पे कैसे कंडीशन शुरू होता है, एक एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करते हैं। दिस इज लाइक अ साइकिल, जैसे कि सपोज लेट्स सी नन एसी कंपनी, एक एसी कंपनी है, ठीक है ना। अब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाने की वजह से क्या होता है कि एसी इज अ काइंड ऑफ ए लग्जरियस प्रोडक्ट। आज के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा सा वो नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया, लेकिन एसी कैन बी कंसिडर टू बी अ लग्जरी प्रोडक्ट। तो अगर लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ा कम हो गया है, लोगों के पॉकेट में पैसा थोड़ा कम है, लोग क्या सोचेगा कि एसी खरीदना बंद कर देते हैं, हम लोग फैन से काम चला लेंगे, फैन से काम चला लेंगे, एसी यूज करना, ये एसी खरीदना बंद कर देते हैं। तो जब एसी लोगों ने खरीदना बंद कर देगा, तो जो एसी कंपनी की जो फैक्ट्रीज थी, वो फैक्ट्री क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं कि वो द फैक्ट्री विल कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर एसी, क्योंकि उनके इन्वेंट्री में भी ऑलरेडी बहुत सारे एसी है। तो फैक्ट्री भी अपने एसी प्रोडक्शन बंद कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग। तो जब मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगा, तो ऐसा तो है नहीं कि उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको बिना काम के कोई सैलरी देगा, है ना। तो वो फैक्ट्री का शटर बंद हो जाएगा और उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो वर्कर्स क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। अब जब कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है ना, उनको अपना पेट तो चलाना है, खाना तो खाना है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? उनके बैंक में कुछ सेविंग्स में पैसा जमा है, ठीक है ना, उस बैंक से वो पैसा निकालेगा और उस पैसे से अपना दिन चलाएगा और दूसरा नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन बैंक जो कैपिटल देता है वो किसके पैसे से देता है? लोगों की सेविंग्स के पैसे से ही देता है। लेकिन अब जब लोगों ने सेविंग्स निकालना शुरू कर दिया है, तो लोगों की बैंक की कैपिटल या लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाता है। जब लोगों की बैंक की कैपिटल देने की, लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाता है, तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ हो रही थी वो भी कम हो जाता है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री अपने इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए अगर लोन चाहिए, तो वो भी उसको भी वो लोन नहीं मिल पाता है। तो इसके स्पिल ओवर देखने को मिलता है। अब एसी कंपनी से फैन कंपनी में भी ये स्पिल ओवर देखने को मिलता है। अब लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गया है, तो फैन भी लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब वही चीज जो एसी कंपनी के साथ हो रहा था, वही चीज फैन कंपनी के साथ भी हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे करते करते ये हर एक सेक्टर में हो रहा था, ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, लेकिन यही चीज हर एक सेक्टर में हो रहा था। ऐसे करते करते देखा जा रहा है कि सारे फैक्ट्रीज की शटर बंद, राइट। तो लोग है, डिमांड है, सारे मशीनरीज है, रॉ मटेरियल है, लेकिन लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है, जिसके वजह से मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब देखिए यूएसएसआर इससे कैसे बचा, क्योंकि देखिए यूएसएसआर में रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी चालू हुआ था और लेनिन सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन लेनिन का डेथ हो गया था 1924 में। उसके बाद बने स्टालिन द प्रेसिडेंट। अब स्टालिन ने 1928 में प्लान्ड इकोनॉमी शुरू की रशिया में, तो और 5 ईयर प्लानिंग भी शुरू हो गया। तो प्लानिंग इकोनॉमी में क्या होता है? द मार्केट डज नॉट, प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस, मार्केट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। तो 5 साल के शुरू में ही स्टेट डिसाइड कर लेता है कि ये वाले प्रोडक्ट इतना प्रोड्यूस करना है, चाहे मार्केट में उसका डिमांड कुछ भी हो, ठीक है ना। तो मार्केट में अगर डिमांड कुछ भी हो, अगर प्रोडक्शन चला जा रहा है, तो लोगों को, मतलब कि जो वर्कर्स है फैक्ट्री में, उनको वेजेस भी मिलता चला जा रहा है, ठीक है ना।
और जब अगर वेजेस मिलता चला जा रहा है और ये फैक्ट्री को स्टेट चला रहा है, तो लोगों की वो परचेजिंग पावर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कम हो गया था, वो परचेजिंग पावर कम नहीं हुआ, वो परचेजिंग पावर बना रहा है। भले ही वो कोई प्रोडक्शन कोई चीजों का डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी परचेजिंग पावर बना रहा। और क्योंकि परचेजिंग पावर बना रहा, तो यूएसएसआर इकोनॉमी कभी डिप्रेशन में एंटर किया ही नहीं, और वो साइकिल कभी शुरू हुआ ही नहीं। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यूएसएसआर सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूएसएसआर सॉरी यूएस में जो शुरू हुआ था, इससे अब बचा कैसे, इससे बाहर कैसे निकला। अब इससे बाहर निकला एक पॉलिसी से, व्हिच इज कॉल्ड द न्यू डील, व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1932-33 में ये पॉलिसी स्टार्ट किया गया था। तो अंडर द न्यू डील ये कहा गया कि लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टरिंग, इसके खर्चा अब स्टेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। तो काइंड ऑफ अब स्टेट वेलफेयरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। इसके पहले स्टेट कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड करता था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट का कोई रोल नहीं है लोगों की जिंदगी में या मार्केट में। अब स्टेट ये बेसिक नेसेसिटीज की खर्चा प्रोवाइड करने लगा। अब देखिए, एक आदमी है जिसके पॉकेट में मान लो 10 रुपए है। ठीक है ना। अभी उसके मन में ये चिंता था कि दोपहर को क्या खाना खाना है, उस 10 रुपए को खर्चा करके वो खाना खाना है। लेकिन अब उसको पता चल गया कि खाने का या फिर हेल्थ केयर का या इसका खर्चा स्टेट के ऊपर है, लेकिन फिर भी उसके पॉकेट में 10 रुपए है। अब वो क्या सोचेगा, इस 10 रुपए को किसी काम में खर्चा करे। तो वो क्या करेगा, जा करके अपना कोई जरूरत का सामान, लेट से एक फैन खरीद लेगा। ठीक है, एक फैन खरीद लेगा। अब जब फैन कंपनी के मालिक को दिखेगा कि हाँ अब मेरा सामान बिक रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का शटर खोलेगा और फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू करेगा, क्योंकि उसको अब लग रहा है कि हाँ अब डिमांड फिर से बढ़ रहा है। अब अगर फैक्ट्री चलाना है तो कुछ वर्कर्स को अब फिर से लाना भी होगा। अगर वर्कर्स को काम पे लगा रहा है तो वर्कर्स को फिर से वेज मिलना शुरू हुआ। अगर उसको वेज मिलना शुरू हुआ तो उसके मन में उसके साथ और भी परचेजिंग पावर जनरेट हुआ, और वही वेज वो फिर से मार्केट में जा करके कुछ और सामान खरीदेगा, जिसके वजह से बाकी सारे सेक्टर में भी धीरे धीरे क्या होगा, परचेजिंग या डिमांड बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगेगा तो वैसे वैसे फैक्ट्री ओपन होता चला जाएगा और परचेजिंग पावर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहीं से शुरू होता है वेलफेयरिज्म और वेलफेयर स्टेट। ठीक है ना। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो मतलब कि स्ट्रिक्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या स्ट्रिक्टली कैपिटलिस्ट सिस्टम एक भी नहीं है। सारे सिस्टम या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कैपिटलिस्ट हुआ करता था एक टाइम पे, आज वो भी वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे बढ़ा पड़ा है। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।